नमस्कार। तो अभी अपन जो लास्ट अपने जो प्रबंध के सिद्धांत पढ़े थे चार, जो अपन ने पहले पढ़ा था कार्य का विभाजन, फिर अधिकार और दायित्व, फिर अनुशासन का सिद्धांत और आदेश की एकता। ये जो चार सिद्धांत थे अपन ने पहले पढ़ ही लिए, अपन ने क्लियर भी कर दिया कि इनको किस प्रकार से पढ़ेंगे। अब फेयोल जो हेनरी फेयोल थे उन्होंने आगे के अभी जो ये वाले जो सब सिद्धांत है वो किसके हैं, तो वो है हेनरी फेयोल। जो अपन ये 14 सिद्धांत पढ़ेंगे, जो पहले अपन ने 4 पढ़ लिए हैं और ये अभी जो अपन आगे वाले 5 पढ़ेंगे और उसके बाद जो बाकी रहेंगे 5 उनको अपन पढ़ेंगे। तो ये सारे जो सिद्धांत है वो है हेनरी फेयोल के। इससे पहले जो अपन ने सिद्धांत पढ़े वो पढ़े थे कार्य का विभाजन, जिसमें अपन को जिसको जो स्पेसिफिक तरीके से जो काम आ रहा है, पहला कार्य का विभाजन जिसमें सबको अच्छे तरीके से जिसको जो अच्छे तरीके से वो काम आ रहा है उसको वो सौंपना, वो काम उसको डिवाइड करना और उसको सौंप देना, उसको दे देना, वो काम हो गया कार्य का विभाजन। फिर हो गया अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसमें क्या रहेगा, जिसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन ने दी है कि वो उस काम को करेगा तो उतने ही उसको राइट्स भी दिए जाने चाहिए। ये अपना हो गया सेकंड पॉइंट। फिर हो गया अनुशासन का सिद्धांत यानी डिसिप्लिन का, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो उसमें क्या रहेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स हो गए, कर्मचारी हो गए, जो भी मैनेजर्स हो गए, उनको क्या एक डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अंडर उनको काम करना चाहिए। फिर हो गया अपना चौथा पॉइंट हो गया आदेश की एकता की, मतलब कि जब भी कोई कर्मचारी हो उनमें कन्फ्यूजन ना हो, उनमें क्या हो कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमेशा एक वर्कर को एक ही अधिकारी या फिर एक ही मैनेजर के थ्रू उसको ऑर्डर जाने चाहिए। 2 या 3 अधिकारी मिलकर एक वर्कर को ऑर्डर ना दे या फिर कोई भी डायरेक्शन ना दे जिससे वो कंफ्यूज हो जाए और वो काम ना कर पाए। फिर उसके बाद होता है निर्देश की एकता, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है अब, तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो जब आप ऑर्डर किसी अपने डायरेक्शन करेंगे तो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक ही डायरेक्टर होना चाहिए। समझे क्या, कि जब आप जैसे अपन ने पहले अपन आदेश की एकता पढ़ा जिसमें क्या होना चाहिए कि एक वर्कर को एक ही मैनेजर या फिर अधिकारी के द्वारा ऑर्डर आना चाहिए। तो फिर निर्देश की एकता कहती है कि जब ऑर्डर आप दे रहे हैं, पहले नीचे से देख रहे थे, अभी अपन ऊपर से देखेंगे कि जब आप निर्देश दे रहे तो ऊपर वाले सब पहले मिलकर एक डिस्कस कर ले और फिर एक ही उनका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो सभी वर्कर को ऑर्डर देगा। तो मतलब क्या हुआ, आदेश की एकता में तो वर्कर कंफ्यूज ना हो, क्या हो वर्कर कंफ्यूज ना हो, उसको 2 ऑर्डर ना मिले, एक ही वर्कर को क्या हो 2 ऑर्डर ना मिले। ठीक है, ये हो गया वर्कर, ये कंफ्यूज ना हो, जिसके लिए क्या करना है, इसको 2 ऑर्डर कैंसिल करके सिर्फ एक ही ऑर्डर मिलेगा, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा। निर्देश की एकता कहती है कि हमेशा सारे जो हाई मैनेजर है फिर हाई अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है वो क्या करे, सब मिलकर डिस्कस करके एक ही ऑर्डर जारी करे, एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही पर्सन द्वारा सारे ऑर्डर जारी करे, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। आपने देखा भी होगा, जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा पार्टनरशिप, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर, आप जब भी देखते होंगे तो मार्केट के अंदर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम चलती है। क्यों नहीं चलती, क्योंकि उनके दो जो ऊपर के जो दोनों हाई लेवल मैनेजर रहते हैं दोनों, और दोनों के बीच में उनके इंटरेक्शन बरोबर नहीं होता, कम्युनिकेशन बरोबर नहीं होता, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। जब भी उनका डायरेक्शन देना होगा तो वो दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में ना आकर अलग अलग आ जाते हैं, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और काम नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा डायरेक्शन जब भी सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट में जो भी बैठे हैं वो सब एक साथ मिलकर एक डिसीजन को जारी करें और एक ही योजना बने, सब उस पर एग्री करें, एक योजना बनाए, एक पर एग्री करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो कंफ्यूजन ना हो टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इसके लिए क्या करें, सभी मिलकर आपसी सहमति से एक डायरेक्शन, एक प्रोग्राम, एक पॉलिसी, एक ही पॉलिसी बनाई जाए, एक ही हेड होना चाहिए, 1 हेड 1 पॉलिसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 हेड 1 पॉलिसी होना चाहिए, 1 पॉलिसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1 हेड एंड 1 पॉलिसी, मतलब एक व्यक्ति अधिकारी होना चाहिए और उसी के थ्रू पूरी पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, पूरी पॉलिसी बननी चाहिए। ये होगी आदेश की एकता। ठीक है, आदेश की एकता और निर्देश की एकता में डिफरेंस है, दोनों एक ही नहीं है। आदेश की एकता में वर्कर हमेशा ऊपर की ओर देखता है कि मेरे को 2 ऑप्शन ना मिल जाए काम करने के लिए,
समझे क्या, कि दो ऑप्शन ना मिल जाए मेरे को ऑर्डर में। और निर्देश की एकता में सारे डायरेक्टर जो भी मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे हैं, वो सब आपस में मिलकर एक योजना पर एग्री करें, एक पॉलिसी पर एग्री करें और उस पॉलिसी को एक ही डायरेक्टर इंप्लीमेंट करे। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डायरेक्टर होता है, उसमें और भी डिफरेंट के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, और फिर वो सारे मिलकर एक मीटिंग करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, और इसमें फिर सब मिलकर एग्री करते हैं एक पॉलिसी पर। और फिर वो पॉलिसी अगर डायरेक्टर एग्री नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंट भी नहीं होगी। जब तक उसको क्या होना, डायरेक्टर इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टर को भी एग्री करना होता है। तो एक ही डायरेक्टर होता है हमेशा, आपने देखा भी होगा बहुत सारी कंपनीज में, तो एक ही डायरेक्टर होता है, मेन हेड एक ही होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसीलिए सबसे ज़्यादा तकलीफ निर्देश की एकता में नहीं होने के कारण ही हमेशा पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक काम नहीं कर पाती। पार्टनरशिप फर्म ज़्यादातर काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट है अपना 6 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। एक तो पहले अपन देख लेते हैं व्यक्तिगत हित क्या होता है और सामान्य हित क्या होते हैं। तो व्यक्तिगत हित होता है कि एक व्यक्ति खुद के पर्सनल गोल्स, पर्सनल राइट्स होते हैं, उसके खुद के इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट होता है। कि जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी दुकान में या फिर किसी भी कंपनी में कोई भी वर्कर काम कर रहा होगा, तो वो उसके पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ होगा, उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा उसकी सैलरी में, उसके इंसेंटिव में, उसके पीएफ में, समझे क्या। तो उसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जबकि फेयोल कहते हैं कि उसको इसमें इंटरेस्ट ना होकर उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कंपनी की ग्रोथ कैसे हो, कंपनी को नए नए आइडियाज़ कैसे दिए जा सके। अगर फेयोल कहते हैं कि अगर वो सिर्फ अपने सैलरी, अपने पीएफ, अपने इस पे अपने सैलरी पर या फिर अपने पीएफ पर ध्यान देगा या फिर अपने इंसेंटिव पर ही ध्यान देगा, तो वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अगर वो अपने इंक्रीमेंट करना चाहता, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट करना चाहता है, अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हाई करना चाहता, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, उसके कंपनी के हितों को यानी जनरल इंटरेस्ट को पहले लाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पर किसको रखना होगा, जनरल इंटरेस्ट को। क्यों कि अगर जब तक उसका जनरल इंटरेस्ट मतलब कंपनी, अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर कंपनी बंद ही हो जाएगी तो फिर उसके जनरल इंटरेस्ट, जो उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, वो किस काम के। इसीलिए हमेशा फेयोल कहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत हितों से पहले किसको रखना चाहिए, सामान्य हितों। सामान्य हितों मतलब कंपनी के हितों को। जब तक अगर कंपनी के हितों को वो ध्यान में नहीं रखेगा, कंपनी के हितों को आगे नहीं लाएगा, तब तक उसका काम नहीं बनेगा और वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कंपनी में, किसी भी संस्था में, अगर आप जब तक आप अपना सेल्फ, इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी दुकान की शॉप पे आपने देखा होगा कि आपने कि जो दुकान का मालिक रहता है और उसमें कर्मचारी रहते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते। आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि जैसे कि जो मालिक होता है, उस शॉप का ओनर होता है, वो जिस तरीके से काम करता है, जो कस्टमर को वो इंटरेक्ट करता है, नमस्कार करता है, वो उस तरीके से उसके जो काम करने वाले वर्कर होते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ में, उनका इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट में नहीं होता, उनका इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट में। इसीलिए वो ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते। इसको अगर रामायण से कनेक्ट करेंगे तो रामायण में किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, तो जैसे कि हनुमान थे, सुग्रीव थे, इन सबके इंटरेस्ट थे वहाँ पे, उनके इंटरेस्ट नहीं था क्या। सुग्रीव का इंटरेस्ट था, अगर सुग्रीव को पहले अगर भगवान राम ने वो जो उसको बाली के थ्रू उसका अपना राज्य नहीं मिला होता तो वो काम भी नहीं कर पाता। उसका सेल्फ इंटरेस्ट था वहाँ पर, उसका क्या था, सेल्फ इंटरेस्ट भी था। पर उसने क्या किया, जब उसने पहले अपना सेल्फ इंटरेस्ट गेन किया, उसको मिल भी गया, उसके बाद वो वहाँ पर बैठने भी लग गया, वो वहाँ पर इंजॉय करने लग गया सुग्रीव अपना राज्य। परंतु फिर क्या, उसको जनरल सेल्फ इंटरेस्ट था, उसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट ही था वहाँ पर। वो जब भगवान राम ने उसके बाली से उसका राज्य दिलवा दिया, फिर वो वहाँ राज्य में इंजॉय करने लग गया। भगवान राम को भूल ही गया था सुग्रीव, डेफिनेटली पूरा भूल ही गया था। फिर भगवान लक्ष्मण वहाँ पर गए, उसको डांटा, फटकारा, फिर वो वापस आया। तब क्या हुआ, तब लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने ये किया कि उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट थे किसके, सुग्रीव के, उनको खत्म किया। उसको क्या किया, उनको उसके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट थे उनको खत्म किया भगवान लक्ष्मण जब वहाँ पर गए। और उसके बाद उसने भगवान लक्ष्मण ने उनको बताया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपके काम के नहीं है,
क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं होता, अगर मैं नहीं होता, कौन नहीं होता? भगवान राम, मतलब कि कंपनी नहीं होती, ये कंपनी नहीं होती तो आपके पास वो राज्य नहीं होता। मतलब कि क्या हुआ कि अगर आपके पास अगर सैलरी आ रही है, वो सैलरी क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी कंपनी रन कर रही है। अगर कंपनी रन ही नहीं करेगी तो आपके पास सैलरी कैसे आएगी? इसी प्रकार से वो होता है कि व्यक्तिगत हितों को हमेशा सेकंड नंबर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और सामान्य हितों को यानी कंपनी इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स पार्टी भी आजकल बहुत सारी करती है कि हमारे लिए सबसे पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर संघ, फिर पार्टी है, फिर हम है, मतलब थर्ड प्रायोरिटी है, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी हो गई, उसके हमेशा स्टार प्रचारक होते हैं। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज में जब भी ये रैली होती है तब वो क्या बोलते हैं? हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, इंडिविजुअल थर्ड। यही काम करता है, हेनरी फेवल का सिद्धांत भी यही कहता है। 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 7वां पॉइंट कहता है कि कर्मचारियों को प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, कर्मचारियों को परिश्रम का सिद्धांत। मतलब कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आपके लिए कोई काम कर रहा है, कोई पर्सन आपके लिए काम कर रहा है, तो उसको उसके जो योगदान है, उसका काम है, उस काम के अकॉर्डिंग उसको परिश्रम या फिर उसको जो भी सैलरी है, फिर जो भी उसको मिल रहा है उसको देना चाहिए। वो भी कैसे? जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि अपनी कंपनी खुद 1 करोड़ की है और अपना जो डायरेक्टर लिया है अपन ने, उसकी पर ईयर की सैलरी 2 करोड़ है, तो अपन तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना ऐसा डायरेक्टर, जिसकी कंपनी की साल भर की इनकम ही 1 करोड़ और वो 2 करोड़ का सीईओ कैसे अफोर्ड कर पाएगा? तो ऐसा सीईओ, ऐसा कर्मचारी अपने को अफोर्ड करना चाहिए। ऐसा कर्मचारी होना चाहिए जो काम अपने लायक कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के जितना ही काम कर सके। ठीक है, इसमें भी अपन समझ सकते हैं सुग्रीव और बाली को ही, अपन इसको भी अपने साथ में समझ सकते हैं कि भगवान राम किसको अफोर्ड कर सकते थे? भगवान राम सुग्रीव को अफोर्ड कर सकते थे, बाली को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे नुकसान थे उसमें बाली में, जो भगवान राम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि वो खुद अपनी भाई की वाइफ को अपने साथ रखता था, अपने भाई को मारने पर आ गया था। कौन? बाली। इसीलिए वो वही हो गया ना कि अपन भी वो बहुत सारे बड़े बड़े सीईओ को अपन छोटी कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो उनके नुकसान हो जाएंगे। तो भगवान राम इसीलिए तो बाली को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो सुग्रीव को अफोर्ड कर पा रहे थे, तो इसलिए वो सुग्रीव के साथ गए। बाली के साथ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बाली को, तो इसलिए बाली को छोड़ दिया उन्होंने। तो हमें भी ऐसा ही करना होगा कि अपने कर्मचारी को अपने कंपनी के अकॉर्डिंग लाना, कंपनी में उनको रखना और उनको परिश्रम देना, वो जो काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट भी देना, उनको फायदा भी पहुंचाना। ठीक है। नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा, जब समझ लीजिए कि जब किसी सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर डिसेंट्रलाइजेशन का, दोनों का ही मीनिंग समझ लेंगे अपन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सेंटर हो गया, ये हो गया अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये हो गया। फिर इसके नीचे अगर सीधा आएगा एम्प्लॉय। क्यों? क्यों? इसके पास ही सारे राइट है, ये जो बोलेगा वही सारे ये लोग करेंगे, इनमें बीच में कोई भी नहीं आएगा, कोई भी अधिकारी या फिर कोई काम करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इनके पास कोई राइट नहीं है। ये सिर्फ इनको ये ऑर्डर देगा, डायरेक्ट ये ऑर्डर देगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, और सीधा ये एम्प्लॉय इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इनके पास कोई और भी राइट नहीं होते, कोई भी राइट नहीं होगा। तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब हो गया सेंट्रलाइजेशन? जैसे क्या आपने देखा होगा कि तानाशाही नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? तानाशाही। तो तानाशाही में क्या होता है? तानाशाही में एक ही व्यक्ति के पास सारे राइट्स होते हैं। जैसे हिटलर था, जैसे अपन ने देखा होगा कि अपने जब इमरजेंसी लगी तो सारे राइट्स किसके पास चले गए? वो चले गए इंदिरा गांधी के पास। तो वो हो गया सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में रहेगा कि आपके पास डिपार्टमेंट हो जाएंगे। डिपार्टमेंट कैसे हो जाएंगे? ये डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये टॉप हो गया। फिर इसके बाद में डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, फंड डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। तो इनके पास भी राइट्स हैं। ठीक है, इनके पास भी राइट्स हैं। फिर अपन ये वाला हो गया कि ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल, फिर एम्प्लॉय। तो इन सब के पास थोड़े थोड़े अधिकार होते हैं। ये इनको काम दे सकते हैं, ये इनको काम दे सकते हैं, ये इनको काम दे सकते हैं। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। ये फिर फेवल साहब कहते हैं कि
जब भी अपन सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए कि आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई ऑर्डर दे और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको अप्रूव ही ना करे, उसको इंप्लीमेंट ही ना करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट को ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, फिर मिडिल लेवल को, फिर लोअर लेवल को। इसी प्रकार से ज़्यादातर सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए कि लोग काम ही नहीं कर पाए, समझे क्या। जब अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं, अधिकारी नहीं, उनको बस सिर्फ काम करना है, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए टॉप, अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन, अपना लोकतंत्र डेमोक्रेसी में किस प्रकार से कि पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये जो भी अपना फॉरेन डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट इनके पास भी राइट्स हैं। फिर उनके पास आ गया, उनके नीचे उनके CS काम करते हैं, उनके नीचे फिर कलेक्टर हो गए, बहुत सारे काम जो काम करते हैं। तो इसी प्रकार से अपना डिसेंट्रलाइजेशन या फिर सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो केंद्रीकरण का सिद्धांत कहता है फेयोल का कि आपको हमेशा अपने अधिकारियों, अपने जो भी काम में ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करके उनके पास थोड़े थोड़े अधिकार होने चाहिए, उनको देने चाहिए, थोड़ा सेंट्रलाइजेशन करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसको रामायण के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि जब भगवान राम थे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में थे, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद सुग्रीव थे, फिर हनुमान थे, ये अपना अंगद थे, तो बहुत सारे वानर थे उनके अकॉर्डिंग। तो सबको थोड़े थोड़े अधिकार थे, उनको सबको काम दिए गए थे, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए थे, तो वो सारी चीज़ें होती। फिर आ गया हायरार्की, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। फेयोल कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की में ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार से अपन ऑर्गेनाइजेशन होता है कि पहले एम्प्लॉय, फिर लोअर लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल, तो उसी लेवल, उसी अकॉर्डिंग आपको, या तो आपके जो भी ऑर्डर आएंगे, जो डायरेक्शन होगा या ऑर्डर होंगे, या फिर आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी, वो उसी हायरार्की में चलनी चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि जब ये वाला अपन यही समझ लेते हैं कि जब B अगर एम्प्लॉय है, B और C एम्प्लॉय है, ठीक है, दो डिपार्टमेंट हो गए B और C, फिर तो इसमें यहाँ पर डॉट कर लेंगे, यहाँ डॉट कर लेंगे, यहाँ डॉट कर लेंगे, ठीक। ये डॉट डॉट वाले हैं, ये एम्प्लॉयज हैं, या फिर ये अपन अधिकारी समझ लेते हैं इनको, ठीक है। तो जब B को कोई काम होगा, सॉरी A को कोई काम करवाना होगा, इंप्लीमेंट करवाना होगा, वो कौन करेगा इंप्लीमेंट, वो C करेगा। तो इसके बीच A और B के बीच में जो लोग आएंगे, जैसे E, F और G, ठीक है, E, F, G आए किसके बीच में, A और B के बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में। ये अपन सेंट्रलाइजेशन का पढ़ रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो A जब डायरेक्शन देगा, A जब ऑर्डर कोई भेजेगा, तो ये पहले भेजेगा E के पास, E के बाद E भेजेगा F के बाद, F भेजेगा G के पास, और G भेजेगा B के पास। इस प्रकार से हायरार्की में काम होना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट भी भेजेगा, अगर इसको कोई काम हो गया, उसने कहा कि ये काम तो मेरे से नहीं होगा, तो ये बात है, तो ये रीज़न भेजेगा कि मेरे पास तो पता ही नहीं, ये मेरे से तो नहीं होगा, इसने पहले काम भेजा, और ये फिर वापस भेजेगा कि नहीं, तो ये वापस भेजेगा, तो पहले G के पास भेजेगा, G F के पास भेजेगा, F E के पास भेजेगा, E A के पास भेजेगा। इस प्रकार से हायरार्की में काम होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं, फेयोल बोल रहे हैं कि हमेशा कोई भी काम करो तो आप उस काम को हायरार्की में करो, मतलब कि सभी को पता चले उस काम के बारे में, और सब उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहे। व्हाट्सएप वाला से वही सिस्टम है, फॉरवर्ड करने वाला, ठीक है। और इसमें एक और भी सिस्टम है कि जब कभी भी इमरजेंसी हो, ज़्यादा इमरजेंसी हो, ठीक है, तो अपन यहाँ पर D, ये हो गया D और X और ये हो गया Y, ठीक है। ये अपन ने लोअर लेवल, अभी इसको लोअर लेवल करते थे, और ये मिडिल लेवल में। जब X को कोई काम होगा, बहुत इमरजेंसी काम है, कि बस X को कहा कि यार, X समझ लीजिए अपना परचेज डिपार्टमेंट का है, और C है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ठीक है। ये परचेज डिपार्टमेंट का है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट हो गए। फिर कि X को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी पैसों की, X को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ी, और उसने कहा कि अभी तो इमरजेंसी है, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन करेगा C के पास। तो ये हो गया बाईपास, ये क्या हो गया बाईपास। तो कभी कभी इसी को भी अपन यूज कर सकते हैं, इस बाईपास को भी अपन यूज कर सकते हैं। ये कहता है सोपान श्रृंखला या फिर हायरार्की सिस्टम ऑफ बाय हेनरी फेयोल, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये अभी 9 प्रिंसिपल्स और पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अपन ने समझ लिया। इसके बाद आगे वाले और भी 5 जो प्रिंसिपल है उनको अभी आगे और पढ़ेंगे, ठीक है।
हायरार्की आपको समझना है रामायण के साथ, तो वो भी बता देता हूँ कि भगवान राम टॉप लेवल मैनेजमेंट में, फिर लक्ष्मण, फिर सुग्रीव, फिर हनुमान, फिर जामवंत, हनुमान एक ही लेवल पे है, फिर अंगद। तो जब अंगद को कहीं काम पड़ेगा तो वो हनुमान को कहेंगे या जामवंत जी को कहेंगे, जामवंत जी सुग्रीव को कहेंगे, सुग्रीव लक्ष्मण को कहेंगे, लक्ष्मण भगवान राम को कहेंगे। इस प्रकार से हायरार्की घूमेगी। भगवान राम लक्ष्मण को, लक्ष्मण सुग्रीव को, सुग्रीव को जामवंत या हनुमान को हनुमान कहेंगे, अंगद को। इस प्रकार से ये हायरार्की घूमनी चाहिए और इसी प्रकार से काम होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर समझ लिए कि सुग्रीव को बहुत इमरजेंसी हो गई और सुग्रीव ने डायरेक्ट लक्ष्मण को काम बोला कि भगवान लक्ष्मण जी ये काम है, ये हमारा काम कीजिए, तो वो काम हो गया डायरेक्ट लक्ष्मण और सुग्रीव के बीच में बाईपास रोड, और वो बाईपास इजीली काम कर पाएगा, कभी कभी हमें इसका भी यूज करना पाएगी। परंतु जितना ज़्यादा हो सके उतना किसका काम करें, ज़्यादा उपयोग किसका करें, हायरार्की सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज करें, ये कहते हैं हेनरी फेयोल। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये 9 अभी कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन 5 क्लियर करेंगे।